प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपनी पैठ परीक्षा पर, जहां पर मैं फिर से एक बार आप सभी के साथ यहाँ पे हाजिर हो चुका हूं और गणेश जी भी हमारे साथ यहीं पे विराजमान हो चुके हैं और साथ में बोल रहे कि 50% ऑफर है, जल्दी से कैप्चर कर लीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए इन सभी कोर्सेज के साथ, टीचिंग परीक्षा के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन को। कल टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो कल हमारा क्लास नहीं हो पाया था, पर आज फिर से वही जोश में और होश में जबरदस्त तरीके से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी और एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे सभी लोगों के साथ, ताकि और बच्चा जुड़े और बच्चों के पास हम पहुंच सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यह आप सभी के लिए मैंने होमवर्क दिया था और आपको मैंने बोला था कि ये मास नंबर एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे। ये कंफ्यूज इसलिए हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा है था कि इसे एटॉमिक नंबर ले, भाई साहब इसे एटॉमिक नंबर समझे या भाई साहब एटॉमिक मास समझे, एटॉमिक मास समझे। पर आपको बता दूं, मास जहां पर आ गया है समझ लेना वो एटॉमिक मास ही रहेगा। क्या रहेगा? एटॉमिक मास ही रहेगा। माने कि इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही करने हैं। ये क्लियर है? लास्ट टाइम ये क्वेश्चन लिया था, कुछ बच्चे 38 बोल रहे थे, कुछ और आंसर बता रहे थे। इसका आंसर हमने निकाला था और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें लेना है। मान कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 आ जाएगी। कितने आ गई? 18। और हमें न्यूट्रॉन की संख्या दी है, वो दी है हमारे 20। दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका 38। मान कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये क्लियर हो गया है? ये क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इतना उसका एटॉमिक मास है। अगर उसने बोल दिया है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, तो उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा? परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखते हैं किसके दिमाग में कितनी ताकत है, कितना पावरफुल है आपका दिमाग। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और देखिए, ये आप देख पा रहे हो क्या, पिछले 2 दिनों से मैं इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं और हर क्वेश्चन उलट पुलट ऐसे ऐसे कर कर पूछा गया है। ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? ओ भाई साहब, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। देखिए मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने सही उत्तर बोला है। एक है अंजलि चाहक जी और एक है खतीब अख्तर जी। ठीक है, और बाकी और आंसर आ रहा है महिमा सिंह जी। इन सभी ने सही उत्तर किया है। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर उसने डोनेट भी कर दिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले हैं। माने कि पहले 18 थे तो अभी भी 18 रहने वाले हैं। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन डोनेट किए? क्या हमने नहीं किए हैं। तो एटॉमिक मास माने क्या वो नहीं चेंज होने वाला है? वो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भाई साहब 41 बोल रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां बढ़े हुए हैं आपके? पहले भी 18 थे, अभी भी 18 ही है। न्यूट्रॉन तो जैसे कि वैसा ही है। माने कि 20 पहले था, अभी भी 20 है। तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, 38 ही आएगा। क्या आएगा? 38 ही आएगा जी। क्लियर है गया? क्लियर है? समझ में आ गया है? ओके, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, सभी लोग यहां पे आंसर करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। ठीक है, अब इससे हमें पता चला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 18 है। कितने हैं? 18 है। अब मैंने आपको बोला कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, माने कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 15 हो गई ना। मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी आपको,
मैंने क्या पूछा आपको? मैंने आपको पूछा कि भाई साहब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, आपका एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास कितना रहेगा, ये मैंने आपको पूछा। और एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। इसने इलेक्ट्रॉन भले ही दे दिया होगा पर प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी ना, उसकी वही रहने वाली है। क्लियर है? माने कि वही रहेगी 18 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 38 ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इसका आंसर कर देंगे। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहेंगे, है ना? सभी लोग इसको लाइक और शेयर भी करते रहेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया जी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने की थी। बाकी लोगों के बारे में सोच ले, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलिए, ई गोल्डस्टीन जी ने किसके खोज की थी? जेम्स चैंडविक जी ने किसकी खोज की थी? और ई रुदरफोर्ड साहब जी ने किसकी खोज की? चलिए बताइए, एक एक करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो गए। जेम्स चैंडविक जी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद रुदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की थी? रुदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की थी? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं लिए हमने, है ना? वही क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, देखिए यहां पे, हाँ बहुत बढ़िया। रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, बहुत बढ़िया, प्रोटॉन की खोज की थी। और ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन, ये नाम आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में खास तौर पर इसके बारे में लिखा गया है। जी बताइए। डिस्कवर प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन की तो खोज नहीं की थी। ठीक है, अभी यही कंफ्यूजन जो है मैं पिछले बार से सॉल्व कर रहा हूं बच्चों का। मुझे ये नहीं पता आ रहा है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, कहां पर लिखा गया है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि ई गोल्डस्टीन ने एनोड रे की खोज की थी। एनोड रे, एनोड रे की खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, उसे ही कैनल रे भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए अब यही जो है प्रोटॉन से बनी होती है, एनोड रे और कैनल रे जो मैं बोल रहा हूं वही आपकी प्रोटॉन से बनी होती है। आगे जाकर जब उसका एग्जामिनेशन, उसकी स्टडी की गई, उस टाइम पे रुदरफोर्ड ने बोला कि यही कैनल रे, मतलब उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके जे थॉमसन जी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है ना उम्र के साथ। कितना हैंडसम दिख रहे हैं यहाँ पे, एकदम जेंटलमैन दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, आधे बाल गुजर गए इनके। चलिए कोई नहीं, इसका इसका आंसर करेंगे। ये भी हमारे एसएससी जेई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट भी करेंगे और आंसर भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, अभी आपको मैंने बताया था जेम्स चांडविक, निकोला टेस्ला ने एसी करंट की खोज की थी, एसी करंट। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो क्या कहना भाई साहब, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, इज इक्वल टू ई इंटू एम इंटू सी स्क्वायर के बारे में आपने सुना ही होगा। उसके बाद रुदरफोर्ड, जो अभी अभी मैंने बोला है, ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, चलिए, और ये रहे आपके जेम्स चैंडविक जी, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं, है ना, एसएससी 2014। चलिए देखते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, माने कि पूछा गया है प्राकृतिक तौर से रेडियो धर्मिता प्रदर्शित नहीं करने वाला कौन सा तत्व यहां पे दिया गया है। चलिए
सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। और थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं ना, पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, आवर्त सारणी देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको पीले रंग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी आपको रेडियोधर्मिता दिखाने वाले तत्व मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 43 नंबर का टीसी हो गया, उसके बाद 87 से लेकर जितने भी आ गए सभी के सभी जो 103 वाला एलिमेंट है, इन सभी में आपके रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था। एल्यूमिनियम तो सभी को पता है रेडियो एक्टिव नहीं होता है। चलिए इसका आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन 2013 में, यही क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ था, बस उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए थे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल, 85 87 के ऊपर जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन सभी, लगभग सभी के सभी आपके कैसे रहने वाले हैं? रेडियो एक्टिव रहने वाले हैं। और इसमें से आप बताओगे कि कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किए सभी ने। आपका आंसर है जिरकोनियम। ये जिरकोनियम कहां पे मिलेगा? ये जिरकोनियम, ये देखिए उसका एटॉमिक जो नंबर है आपका 40 दिखाई देगा। जिरकोनियम यहां पे दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रही है, टीसी, ठीक है, उससे लेकर ये बीआई, बिस्मथ, पोलिनियम, एस्टेटियम, रेडॉन, ये सभी के सभी जो है भाई साहब, सभी के सभी आपके नीचे वाले ये कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेंगे। बस इस एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ये नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है, उसे बोला जाता है टेक्नेटियम। क्या बोला जाता है? टेक्नेटियम बोला जाता है। और भाई साहब इसे आपको याद रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 40 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 40 दिखाई दे रहा है। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 80 के नीचे है। और भाई साहब वो रेडियो एक्टिव है, जो प्राकृतिक तौर पे हमें दिखाई देता है। ये क्लियर हो गया है? ये एसएससी अगर और रेलवे की एग्जाम आप दे रहे हो तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 है, 43 है, 40 नहीं है, इसका 43 है। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था अंदाजा। चलिए सभी लोग एक बार आंसर करते रहेंगे, साथ में शेयर करेंगे और लाइक भी करते रहेंगे। जो भी नया बच्चा जुड़ा है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे जी, बताइए। न्यूक्लियर फिजन, जिसे हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ये भाई साहब किसका प्रभाव होता है? इसके ऊपर न्यूट्रॉन को भाई साहब फेंक के मारा जाता है। न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं। न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करने के बाद न्यूक्लियर फिजन होता है। जैसे कि आप सभी को कुछ दो बातें बताता हूं, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि U238 और U235, ठीक है, इन दो यूरेनियम के एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। दो नहीं, एक ही है। और ये जो है ये प्राकृतिक तौर पर हमें मिलता है, ये प्राकृतिक तौर पे हमें मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ये इसी का ही आइसोटोप है। ये क्या है जी? इसी का ही आइसोटोप है, ये आपको ध्यान में रखना है। 235, और ये 235 जो है यही इस्तेमाल किया जाता है आपका नाभिकीय विखंडन माने कि न्यूक्लियर फिजन के लिए। न्यूक्लियर फिजन के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 235, ओके, क्लियर है? और ये 238 जो है ना, आपको मैंने एक नाम बताया था, अगर आपको याद आ रहा है, मैंने एक नाम बताया था रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, या इसे दूसरा नाम था एक यूरेनियम, यूरेनियम डेटिंग। ये किसी को याद आ रहा है क्या? मैंने ये आपको बताया था, मैंने ये आपको पढ़ाया था। रेडियो एक्टिव डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग जिसे बोला जाता है, उसके लिए आपको U238 का उपयोग करना है। किसका इस्तेमाल करना है? U238 का इस्तेमाल करना है, जो कि प्राकृतिक तौर पर सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? कौन से चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो चीजें लगभग 60,000 साल से भी पुरानी है, साल से भी पुरानी है, उन चीजों की उम्र जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं U238, जिसे हम बोलेंगे यूरेनियम डेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरेनियम डेटिंग बोलेंगे। और अगर 60,000 साल के नीचे अगर कोई चीज है, मान लीजिए 60,000 साल के नीचे अगर कोई चीज है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन 14, जिसे बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं?
कार्बन डेटिंग। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यही बोला मैंने आपको कि जब कभी भी हेवी एलिमेंट के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है, और इसे बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए इसका आंसर कर देंगे। हाफ लाइफ पीरियड माने कि क्या होता है? ये वैसे ये हमारे एनसीईआरटी में 10वीं तक की कक्षा में नहीं दिया है, पर लूसेंट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए भाई साहब, ये कहां पूछा गया है? आईएएस यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। जिसको ये पता है कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 100 किलोग्राम का कोई एलिमेंट होगा, है ना, 100 किलोग्राम का कोई एलिमेंट होगा, और 5 साल में उसका आधा हो रहा है, ये डिग्रेडेड हो रहा है एलिमेंट में, तो 5 साल में वो 50 किलोग्राम का हो रहा है, और माने कि उसका हाफ लाइफ कितना हो गया? ये हो गई उसकी हाफ लाइफ पीरियड। माने कि उतने साल, जितने सालों में वो आधा हो जाए उसे बोलेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। माने कि 5 साल में वो आधा हो गया, उसके 5 साल में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो यहां पे पूछा गया है कि 3/4 अगर हो रहा है ना, माने कि 25% ही बच रहा है, तो उस केस में, है ना, हाँ, तो कितना रहेगा? चलिए बताइए। जिसका 4 महीने का है हाफ लाइफ पीरियड, तो कितना रहेगा? 3/4 कब बचेगा? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया जी। इसका आंसर रहेगा आपका 8 मंथ। कितना रहेगा? 8 मंथ। जैसे कि इसका ही एग्जांपल यहां पे समझा जाता हूं। पहले 100 ग्राम था, 100 किलोग्राम था, तो 4 साल में ये 50 हो जाएगा, उसके 4 साल में ये कितना हो जाएगा? 25 हो गया। ये हो गया आपका 3/4। ये कितना हो गया? नहीं, ये तो 1/4 हो गया ना। हाँ, तो 3/4 डिके हो गया ना, माने बचा कितना? 3/4 चला गया, बचा कितना? 1/4 बचा। ये माइनस हो गया, माने कि बचा कितना जी? 1/4 बचा। कितना? 25। कितने साल लगे? 4 और 4 माने कि 8। 4 और 4 माने कि 8। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा फार्मूला। ये फार्मूला वैसे अपने उतने काम का नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताएंगे इसका आंसर, जो आरआरबी 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली इंटरैक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर। ये तो एकदम इजी है, एक ही शब्द में इसका आंसर बता दिया। जिसको समझ में आया बस एक शब्द में वो आंसर बता देगा। चलिए बताइए। विद्युत रूप से तटस्थ और कमजोर। तटस्थ बोल दिया भाई साहब, तटस्थ बोल दिया मतलब क्लियर ही हो गया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहने वाला है आपका न्यूट्रॉन। क्या रहेगा? न्यूट्रॉन, या जिसे हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये कैसे होता है जी? ये चार्ज लेस होता है, चार्ज लेस होता है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। चलिए, माने कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंदा रहना है तो भाई साहब उसकी विशेषता कौन सी रहेगी, और यहां पे पूछा गया है कि जिंदा ना रहने की विशेषता क्या रहेगी। चलिए बताइए। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने बोला सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर इसमें भी कुछ लोग गलतियां कर देते। देखता हूं कोई गलतियां करता है क्या। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। भगवान जी ने प्रसन्न होकर एक वरदान दे दिया कि जुग जुग जियो, तो भाई साहब जुग जुग जिए रहे हैं, मान की बीइंग इमॉर्टल, अमर होना, ये कोई लिविंग थिंग की चीज नहीं है। हम ग्रोथ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और एक्सक्रीशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर भाई साहब अमर नहीं हो सकते, अमर नहीं हो सकते। क्लियर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। ठीक है, पुष्पराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए, ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन दिए हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। कौन सा पार्ट होता है, कौन से फॉर्म में निकलता है, उसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, ये सब कुछ दिया हुआ है। एक एक कर कर पढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? लीव्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पत्ते रहेंगे। आप सभी को पता है जो पत्तों में कुछ कोशिका होती है, कौन सी?
उसे बोलते हैं हम गार्ड सेल। क्या बोलते हैं जी? गार्ड सेल बोलते हैं। और इसी गार्ड सेल में पानी पानी और सोडियम की जो मात्रा होती है ना, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और साथ में गार्ड सेल जो है वो पानी की वजह से टर्जिडिटी मेंटेन होती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? माने कि उसमें तनाव जो होता है कोशिकाओं के अंदर वो मेंटेन करता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए ये पत्तों के अंदर जो है गार्ड सेल है। ठीक है। जब इसके अंदर पानी नहीं रहेगा, ये सुकड़ी हुई रहेगी, सुकड़ के है, माने कि दरवाजा बंद है। और जैसे इसके अंदर पानी भर जाएगा भाई साहब, ये फूल जाएंगे। माने कि आपको दिख रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है, माने कि इससे जो है फिर पानी जो है वो भाप बनकर निकल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के रहा। चलिए फिर से एक क्वेश्चन पूछा, ट्रैपिंग सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए भाई साहब किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टोमेटा, गार्ड सेल, फ्लोएम या क्लोरोफिल का? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, थोड़ा सा फास्ट जाना है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या रहेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। आपको बता दो, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, ये धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है। चलिए सभी लोग बताएंगे मैग्नीशियम होता है या मैग्नीज होता है? Mg बराबर है। क्लियर है? हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर वो जो है क्लोरोफिल में पिगमेंट में जो एक रिंग होती है उसमें वो मुख्य धातु होता है। और इसमें जो आ रहा है भाई साहब लाइट, वो जनरली रेड कलर का और ब्लू कलर का जो लाइट होता है भाई साहब, ये सबसे ज्यादा इसका अवशोषण किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका अवशोषण किया जाता है। और इसी लाइट में आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे फास्ट होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। कौन से कलर में जी? ये होता है रेड और ब्लू कलर में, रेड और ब्लू कलर में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, प्लांट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। चलिए बताइए, इसके बारे में एक डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर आपको याद आ रहा है तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? प्लांट जो है नाइट्रोजन को अपने सॉइल से, मट्टी से कौन से रूप में अवशोषित करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है आपका नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। क्या रहेगा? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इसका उत्तर रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो लगभग आपका नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा होता है, और उसको जो है धरती में लाने का काम कौन करते हैं जी? नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ जीवाणु करते हैं। क्या करते हैं? जीवाणु। जैसे कि एग्जाम्पल इसके कुछ लिख दोगे आप, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे जो आपको पता है, जीवाणु के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है भाई साहब अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कौन से रूप में? अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या? ना, स्थिरीकरण वाले करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इस अमोनिया को फिर कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में। देखिए, माने कि ये जीवाणु सिर्फ हवा से नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर उस अमोनिया का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। वो भी कौन करते हैं जी? कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। और फिर वो नाइट्राइट्स और नाइट्राइट जो है वो पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे? बहुत बढ़िया। राइजोबियम, अजिटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, और कौन सा होता है एक भूल गए ना आप, इसे ना भूलिएगा, इसे ना भूलिएगा, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, इसे ना भूलिएगा, ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक प्रभाव का किसने खोज निकाला था, या उसका अभिधारण किसने किया था, किसने बताया था सबसे पहले कि यह सिद्धांत हो सकता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। ब्लू ग्रीन अर्गी को नहीं भूलना है। ठीक है, वो भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा एडमंड बैक्वेरेल।
एडमंड बैक्वेरेल वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को बताया था। अब ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे कि ये आपने कुछ देखा होगा, ऐसी चीजें देखी होगी, इसे हम सोलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सेल बोलते हैं। इसके ऊपर ऊपर जब प्रकाश पड़ता है भाई साहब, जो सूरज की किरणें आती है, सभी लोग मुझे बताएंगे ये जो है इसमें भाई साहब किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें जो है भाई साहब उपधातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और वो कौन सा होता है? जनरली सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली किसका? सिलिकॉन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे, इस फोटोवोल्टाइक सेल में जिसमें सिलिकॉन का एज ए चिप करके इस्तेमाल किया गया है, इसमें कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? कौन सी ऊर्जा आ रही है? प्रकाश ऊर्जा आ रही है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। और हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है घर में? कौन सी होती है जी? वो होती है आपकी विद्युत ऊर्जा। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जा यहां पे हमें मिलती है। ठीक है, माने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? और आगे जाते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ये कौन है? ये आपके ये बेक्वेरेल साहब है। ये कौन है? बेक्वेरेल साहब है। ये बेक्वेरेल कभी सुना है आपने? शायद स्पेलिंग गलत होगी, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। बेक्वेरेल, बेक्वेरेल ये इकाई है। पता है किसकी इकाई है? ये इकाई है किसकी पता है? रेडियो धर्मिता की इकाई है। रेडियो धर्मिता की इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। जहां कर भी कोई शब्द अगर आ जाता है और ध्यान में रखना है भाई साहब, ध्यान रख लियो। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आपके न्यूटन चाचा और ये दादाजी के दादा, दोनों भी न्यूटन ही है। सॉरी, दोनों भी आइंस्टाइन ही है। दोनों भी कैसे है? आइंस्टाइन ही है। ये यंग यंग थे जब, ठीक है, जवानी का जोश। देखिए कितने हैंडसम दिख रहे हैं। और देखो भाई साहब पढ़ाई पढ़ाई करके इनके बाल खड़े हो गए। ठीक है, ये ठीक है, ये तब का फोटो है जब वो एक फेमस हो गए थे। और इन्होंने ही दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए उनको जो है, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी किसी चीज के ऊपर आप किरणें डालोगे, जब कभी भी किसी चीज के ऊपर आप किरणें डालोगे, तो इससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जिसे E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा मिल रही है। ये ऊर्जा जो, या E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है, एच इंटू न्यू, इतना ऊर्जा मिल रहा है। ये ऊर्जा ग्रहण करने के बाद धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, वो प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करते हैं। यह है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान कि यही इलेक्ट्रॉन जो होता है आगे जाकर भाई साहब विद्युत धारा बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत धारा बनाएगा। ये आइंस्टाइन जी ने प्रूफ कर कर बताया था। और इसीलिए उनको नोबेल भी मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स का। क्लियर है? यहां पे क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली कैसे, माय वाइफ इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। हमारी वाइफ जो है, आपकी मैम जो है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और कुछ कंडीशंस होने की वजह से मुझे शायद वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि सब सेटल हो जाएगा तो मैं आपकी क्लासेस रेगुलर करते रहूंगा, क्योंकि आपको भी पढ़ाई में लगा के रखना है। तो शायद हो सकता है कल से मेरा क्लास कुछ दिन ना हो। ठीक है, कल से मेरा क्लास जो है कुछ दिन ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कंडीशन उधर की सुधर जाती है, मैं आ जाऊंगा और फिर से क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत समझदार हो, है ना, शिक्षक हो, टीचर हो, तो ये मेरे मन की बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ठीक है जी, शिवानी जी, गुड न्यूज ही आने वाली है। पर कैसे आजकल पता है थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया सब चीजें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर करेंगे।
चलिए इसका आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, सभी कोशिकाओं को? कौन सा आंसर रहेगा इसका? एकदम सिंपल सा है, इसका रेड ब्लड सेल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपकी आरबीसी। आप सभी को पता है ब्लड में कंटेंट कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ब्लड को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो भागों में इसे मैं विभाजित कर सकता हूं, एक होते हैं द्रव पदार्थ और एक होते हैं कोई कोशिकाएं। कोशिकाएं होती है, और कोशिकाओं की बात करूं या द्रव पदार्थ की बात करूंगा, जो पीला वाला पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इसे बोलेंगे हम प्लाज्मा। क्या बोलेंगे जी? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो कोशिकाएं होती है इसमें होती है मुख्य तौर पे आपको आरबीसी और भाई साहब डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। और ये प्लाज्मा जो है ये लगभग आपके ब्लड में 55% होता है, और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो लगभग 45%। पर मैं डब्ल्यूबीसी बात की अगर क्लियर करूं तो ये 1% से भी कम होती है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी तभी बढ़ती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी तभी बढ़ती है जब आपको किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाए, किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया है? अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, ये रहा, रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक कौन सा रहेगा? चलिए ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। बोलो सर ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताइए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यही दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंटी हो जाता है आदमी फैमिली के बारे में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आंसर करेंगे इसका। इसका आंसर क्या करेगा? हाँ, इट इज अ फैक्टर रिलेटेड टू ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। विटामिन के भाई साहब इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है हिस्सा है हमारे शरीर के अंदर। ये विटामिन के जो है देखिए बाहर से तो हम खा ही रहे हैं, साथ में ये हमारे बड़ी आंत जो होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती है हमारी, ये बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुड बैक्टीरिया, माने कि उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। और यही प्रोबायोटिक्स जो है इनका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं ई कोली बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया है? चलिए ये आपको समझ में आ गया तो ध्यान में रखना कि विटामिन के हमारे शरीर में भी बन सकता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाकी बारे में बता सकते हो क्या? चलिए बताएंगे। ये विटामिन सी जो है इसका तो पहले काम बताइए, इसका काम कौन सा है? ये आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, आयरन का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? आयरन का अवशोषण करेगा। और इसकी अगर भाई साहब आयरन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए के बारे में अगर बात बोलूं, विटामिन ए अगर की कमी हो गई तो भाई साहब आपको रतौंधी हो जाएगी। देखिए ये कुछ विटामिन जो है इनके बारे में बिल्कुल रट्टा मार लो, ठीक है, बिल्कुल याद ही कर लो। ये कभी भी अगर सपने में भी पूछ लेना किसी ने आकर तो भाई साहब उसको आंसर दे देना कि ये है और इसके कमी से ये होता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये रहे बाइंडिंग करने के लिए, और ये रहे पूरे के पूरे आपके ब्लड के कंटेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? चलिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी जी? हेनरी कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और उसके साथ साथ आप मुझे बता दोगे कि ये डब्ल्यू.सी. रॉन्गटन जी ने भाई साहब क्या किया था? इन्होंने एक्स रे का खोज किया था, एक्स रे का खोज किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, रॉन्गटन जी, ठीक है, रॉन्गटन जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी जल्दी। चलिए, और यही रहे आपके कैवेंडिश साहब, और ये रहे हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। देखिए इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। माने कि इससे हमें ध्यान में आता है कि अगर कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन निकाल रहा है तो उसके लिए वो जनरली 2 ही सोर्स का इस्तेमाल करता है, सॉरी 3 सोर्स। एक होता है आपका एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो, दूसरा होता है आपका एससीईआरटी, और तीसरा होता है आपका लुसेंट।
लूसेंट जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ही बेस होता है, पर लूसेंट में कुछ बातें जो है बहुत डिटेल में दी होती है, डेप्थ में दी हुई है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो विज्ञान की बहुत अच्छे से और पूरे से पूरे मार्क लेना चाहते हो तो सीक्वेंस ऐसे, पहले आप स्टेट बोर्ड की आपकी बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ना है आपकी एनसीईआरटी, और तीसरी पढ़ना है आपको लूसेंट। ये तीनों चीजें अगर आपने पढ़ ली ना भाई साहब, तो दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन दे, तो दुनिया की नहीं बोलूंगा पर भारत में जितनी भी एग्जामिनेशन होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, भाई साहब आप आराम से क्रैक कर लोगे, और यही मूल मंत्र है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सोडियम बेंजोइड। क्या रहेगा जी? सोडियम बेंजोइड इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, और ये रहे आपके प्रिजर्वेटिव, और ये अगर आप डेली पी रहे हो तो भाई साहब आपकी अतड़ियां सड़ जाएगी, ठीक है। सोडियम बेंजोइड जो है वो हानिकारक होता है, अगर शरीर में ज्यादा चल गया तो भाई साहब आपकी यूरिन जो है भाई साहब पीली पीली आना शुरू हो जाएगी। पीली हो जाएगी माने कि उसमें सोडियम के आयंस के तत्व बढ़ जाएंगे। सोडियम अगर शरीर में ज्यादा बढ़ गया, सोडियम अगर शरीर में ज्यादा बढ़ गया तो इसके वजह से आपको बीपी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसके प्रॉब्लम होते सकते हैं? बीपी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई, अगर ये तुरंत रोज पे डेली पी रहे हो, जैसे कि पानी पीते हैं भाई साहब, अगर सोडियम की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई और वहां पे आपके बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और आपको अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो भाई साहब किडनी स्टोन भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किडनी स्टोन भी हो जाएंगे आपके किडनी में, ये भी याद रखिएगा। तो पीने से पहले जरूर सोचिएगा कि पीना है कि नहीं पीना है, ठीक है। अठन्ने वाली चीज जो है भाई साहब 100 रुपए में बेचते हैं। कितने रुपए की? 98 रुपए में बनती है। 98 बोलो या 1 रुपया 1.5 रुपए में बनती है, और 100 रुपए में बेचते हैं भाई साहब। सिर्फ हीरो लोग जो है इसकी एडवर्टाइज करके इतनी कीमत बढ़ा देते हैं। ये 1 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए मिलनी चाहिए, और ये 10 रुपए में अगर मिलती थी ना कोई भी नहीं पीता था, मुझे पता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। चलिए, जो खमीर होती है वो किसके लिए, किसका प्रोडक्शन लेने के लिए, किसके उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बताइए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है और पूछा गया भी क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर कर ले। इसका आंसर रहेगा अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल? इसका नाम लिखेंगे। कौन सा अल्कोहल? कौन सा अल्कोहल? ऑप्शन दे दू? ऑप्शन देता हूं। पहला है आपका मिथेनॉल, मिथेनॉल। दूसरा देता हूं भाई साहब इथेनॉल। तीसरा देता हूं आपका प्रोपेनॉल। और चौथा देता हूं आपका ब्यूटेनॉल। चलिए बताइए क्या कौन सा बनेगा? अल्कोहल बनता है पर कौन सा बनता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल बनता है? चलिए बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा अल्कोहल हानिकारक नहीं होता है बॉडी के लिए, और उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां पे देखो भाई साहब, ये मिथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल जो है ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये दही जो बनती है भाई साहब किससे बनती है जी? क्या सर आप कुछ भी पूछते हो, ठीक है, दूध से बनती है, पर दूध से दही कैसे बनती है, इसमें कौन सा जीवाणु मदद करता है? चलिए ये बता देंगे, इसमें कौन सा जीवाणु मदद करता है, ये सभी लोग मुझे बता देंगे। चलिए सभी लोग बता देंगे कि इसमें कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा रहेगा जी? बहुत बड़ा, लैक्टोबेसिलस। नाम क्या है जी? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस ये उसका उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये रहा पूरा का पूरा चार्ट, ये एनसीईआरटी का, मैंने वैसे भी इसे समझा दिया है। फंगी 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 की अगर बात करूं तो फंगी भी पोषण कितने कौन से प्रकार का होता है, ये चलिए ये भी आपको ध्यान में। फंगी जो है वो सैफ्रोफिटिक होती है। कैसे होती है? सैफ्रोफाइट, माने कि इनका पोषण जो होता है वो मृतजीवी होती है। कैसे होती है जी? मृतजीवी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका नाम है, जो फंगी जो है इथेनॉल और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोला जाता है, या इसे ही एक और नाम है, इसे बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेकर्स ईस्ट बोला जाता है।
ठीक है, ये भी एक नाम आपको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। देखिए ये रासायनिक परिवर्तन जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन लिए उतने कम ही है। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये 2021 में ही नहीं, 19 में भी पूछा गया था, बीपीएससी में बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, उसके साथ साथ रेलवे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसे बहुत अच्छे से करना है, केमिकल और फिजिकल चेंज वाला टॉपिक जो भी है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया है कि किसी चीज को गर्म कर दो तो वो फूल जाएगी। बॉइलिंग ऑफ मिल्क माने कि दूध को गर्म कर दो भाई साहब। क्रशिंग ऑफ कैन माने कि कैन जो होती है भाई साहब उसे क्रश कर दो, उसके चपका दो, है ना। और चौथा है आपका बर्निंग ऑफ फूड। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी ने सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये ऊपर के पूरे आपके भौतिक परिवर्तन रहेंगे। क्या रहने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी दिया गया है, माने कि माइटोकॉन्ड्रिया की जोड़ी एटीपी के साथ है, तो राइबोसोम की जोड़ी किसके साथ है। बहुत बढ़िया, देखिए किसको, सभी ने सही उत्तर दिया है, बस एक जो है गलत उत्तर आया है जी, रागिनी जी। देखिए ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, तो राइबोसोम में क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। और हमारे शरीर में 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, उसमें से 20 अमीनो एसिड का ये इस्तेमाल करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोटीन को तोड़ा जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है किसमें जी, अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे शरीर में कौन से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करते हैं। सभी लोग इसका आंसर अच्छे से करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। देखिए पहला एंजाइम होता है जो पेट में बनता है भाई साहब, उसे बोलते हैं हम पेप्सिन। क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। और दूसरा एंजाइम जो है वो बनता है आपके किसमें जी, पैंक्रिया में। पैंक्रिया में, जिसे हम अग्नाशय बोलेंगे, पैंक्रियाज में बनता है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ये दो एंजाइम जो है वो मदद करते हैं आपके प्रोटीन को तोड़ने के लिए। किसे तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। वो तोड़ने के बाद अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड इस्तेमाल करते हैं कोशिका में मौजूद राइबोसोम, और वो बनाते हैं आपका, क्या बनाते हैं जी, फिर से हमारे शरीर को जो लगता है वो प्रोटीन बनाते हैं। ये क्लियर हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो राइबोसोम के बारे में एक और बात बताता हूं जिसे आपको याद रखना है। देखिए हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक, और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक्स होती है, मान के जिनके जिनके अंदर क्या नहीं होता, उनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, मान कि उनके अंदर जो राइबोसोम होता है भाई साहब, उसका नंबर 70s होता है। क्या होता है, 70s होता है। और जो यूकैरियोटिक्स होती है, माने कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस माने कि केंद्रक भी होता है, उनके अंदर कौन से नंबर का होता है, 80s का होता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया है जी, इसे आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। कौन सा एलिमेंट है जो बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, माने कि छोड़ देगा। सिंपल सी बात है, यहां पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन रहेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। जो सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो भाई साहब इसका मतलब वो ज्यादा क्रियाशील है। और मैंने आप सभी को वो एक चार्ट पढ़ाया था जिसे हमने क्या बोला था, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है भाई साहब, पोटेशियम होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम होता है। तो माने कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है।
क्लियर हो गया है? हाँ, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। और आपको दिखा दूं ये वाला चार्ट, देखिए सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम है, माने कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, माने कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई साहब ले लो, कुछ लेन देन नहीं उसको, ठीक है लिए। और उसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हम जनरली यूज करते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और नीचे एक और रहेगा, उसका नाम रहेगा प्लेटिनम। नीचे और एक रहेगा जिसका नाम है प्लैटिनम। ये चारों के चारों एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था एक केमिकल रिएक्शन, कौन सी जी? अगर मैं कॉपर को भाई साहब HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो आपको क्या मिलेगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, चलिए बताइए। अगर मैं कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं भाई साहब तो आपको क्या मिलेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। देखिए 200 के ऊपर बच्चे हैं और लाइक अपने कितने हुए? 200 भी नहीं हुए हैं, है ना? तो सभी लोग एक बार लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखें और अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सके, ठीक है? अरे भाई साहब हमें तो 350 के आसपास पहुंच गए, मैं पुराना डाटा दिख रहा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो रिएक्शन, कैसे? नो रिएक्शन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? चलिए बताइए, मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? हमारी पूरी ग्रंथियों की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? और जनरली बता दूं भाई साहब, जो हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां होती है, अंतस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है उनको कंट्रोल कर, अंतस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है उनको कंट्रोल करती है हमारी ये मास्टर ग्लैंड। नाम क्या है? नाम है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और बाकी की ग्लैंड्स भी आपको पता रहनी चाहिए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहां पर है ये देख लेते, कोई बता सकता है कहां पर होती है? भाई साहब यहां से अगर गोली मार दोगे, यहां से और यहां से, तो ये दोनों पॉइंट जहां पे छेदेंगी ना अंदर जाकर, जहां पे मिलेगी भाई साहब, वहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी। ये देखिए, ये देख पा रहे हो, इस तरह की होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड देखने में। और ये देखिए यहाँ पे दिख रहे छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए दिखने में इतनी सी है, पर पूरे शरीर के लगभग अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां है उनको सभी को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद ये सभी के सभी आपके ऑर्गन जिनको वो कंट्रोल करती है, देखिए आपकी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसे कंट्रोल करती है। उसके बाद मैमरी ग्लैंड जो होती है, जिससे स्तन से दूध का स्त्राव होता है, उससे कंट्रोल करती है। उसके बाद आपकी हड्डियों में भाई साहब मजबूती लाने के लिए जो हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उसे कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो टेस्टिस और ओवरीज होती है भाई साहब, उनमें जो क्या बोलेंगे सेक्सुअल हार्मोन निकलते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। किडनी को कंट्रोल करती है, आपकी पूरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, ऑक्सीटोसिन को कंट्रोल करती है। माने कि जितने भी लगभग आपकी अंतःस्राविया ग्रंथि है सभी के सभी कंट्रोल करती है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्लियर हो गया है? और इसमें एक और बात आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक नाम आया है भाई साहब, पीनल ग्लैंड। ये पीनल ग्लैंड को पता है क्या बोला जाता है? इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है हमारे मानव शरीर की। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा जो बूढ़े बुजुर्ग है, आपके माता पिता होंगे या आप ही होंगे, किसी दिन अगर एक ही टाइम पे अगर आप उठ गए हो या कुछ हो रहा है तो आपको उसी समय पर जो है आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो क्रियाएं आप डेली कर रहे हो, डेली करने वाली जो क्रिया का समय होता है, वो समय आपके मेमोरी में सेव हो जाता है, आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। और वो समय जो आपका शेड्यूल है भाई साहब, उस शेड्यूल को क्लॉक करने का काम ये पीनल ग्लैंड करती है। आपको बराबर किसी को देखिए, जैसे ही नहाना हो गया भाई साहब तुरंत उनको भूख लग जाएंगी, और किसी दिन उन्होंने नहाया नहीं तो भाई साहब भूख ही नहीं लगती है। ऐसा क्यों? पीनल ग्लैंड। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए क्या रहेगा? बहुत बढ़िया,
मृदुला कुमारी। मृदुला जी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम अगर है, कोई टेक्निकल इश्यू अगर जा रहा है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए जितने भी पेड वाले बच्चे हैं वो सभी सभी का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, पर अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है या कुछ कोर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है या कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम को कॉल कीजिएगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए इसे आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। निम्न में से किसकी कमी के वजह से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। इंसुलिन, अगर ये आपको पता है, इंसुलिन अगर पता है, इंसुलिन अगर पता है, तो भाई साहब बता देंगे कि भाई साहब कौन सी कोशिका इसे रिलीज करती है, कौन सी कोशिका, उस कोशिका का नाम बता देंगे, उस कोशिका का नाम बता देंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रही है आपकी पूरी की पूरी पैंक्रियाज, जिसके अंदर वो कोशिकाएं होती है और एक कोशिकाओं का झुंड होता है। इस तरह से उस कोशिकाओं के झुंड को हम क्या बोलेंगे? आइसलेट ऑफ लंगरहैन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। और इसमें होती है बीटा सेल, जो क्या करती है? इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है जी? इंसुलिन बनाती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी आंसर जल्दी से कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जो लिचेन नाम का एक सहजीव प्राणी होता है, सहजीव संबंधी रहने वाले भाई साहब दो होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, दो जीव होते हैं। वो किसका होता है? वो अलगी और फंगी का होता है। किसका होता है? ये क्वेश्चन हमने देखे, बस रिवीजन के लिए मैंने डाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके अलगी और फंगी। फंगी क्या करती है जी? ये घर बनाती है, घर प्रदान करती है और साथ में प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है। और भाई साहब ये जो अलगी आपको दिखाई दे रही है, ये अलगी जो है वो खाना बनाती है। क्या बनाती है जी? खाना बनाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लिचेन का काम कौन सा होता है? ये लिचेन जो है भाई साहब, ये कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? ये मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका जो आपका लिटमस पेपर रहेगा, लिटमस पेपर रहते हैं, उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिचेन का। और उसके साथ साथ ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी होती है। क्या होती है जी? बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी होती है। कौन से घटक की? सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी जी? सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। ये भी आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको लिचेन के बारे में याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? गे हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, समय हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्ट लेस ग्लॉन्ड? डॉक्ट लेस ग्लॉन्ड कौन सी है? चलिए बताइए। अंतस्त्रावी ग्रंथि, बहुत बढ़िया। डॉक्टलेस ग्लैंड कौन सी है हमारी? पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? एड्रिनल ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है? अंतस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, माने कि हमें पूछा गया है बाह्यस्त्रावी। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि कौन सी रहेगी? बाह्यस्त्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है? जिसमें डक्ट रहेगा, डक्ट रहेगा मतलब नली रहेगी। मान कि ये जो ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट खून में अपने हार्मोन्स नहीं डालेंगे, हार्मोन्स नहीं डालेंगे। इसे ही बोलेंगे हम बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी रहेगी? पिट्यूटरी रहेगी, एड्रिनल, सलाइवा या थायराइड? इसका आंसर रहेगा आपका सलाइवरी ग्लैंड। क्या रहेगी? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम बनता है भाई साहब? ये मुझे सभी लोग मुझे बता देंगे। कौन सा एंजाइम बनता है जी? कौन सा एंजाइम बनता है सलाइवरी ग्लैंड में? चलिए बताइए। वो क्या करता है? वो आपका खाने में मौजूद जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपके शक्कर में। किसमें? शक्कर में। उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया नाम बताए भाई साहब, एमिलेज। एमिलेज एंजाइम जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड में होता है। इसीलिए अगर आप रोटी या चावल को बहुत देर तक चबाते रहोगे ना भाई साहब, तो वो थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगता है। वो किसके वजह से? ये इसके वजह से, क्योंकि खाने में मौजूद जो स्टार्च होता है वो शक्कर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और ये रहा आपका एक और सवाल जिससे बन सकता है। ऐसी साइंस की ब्रांच
विज्ञान की शाखा जहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड माने कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही बोलते हैं हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। और इसी एंडोक्रिनोलॉजी के जो पप्पा है भाई साहब, वे थॉमस एडिसन है। देखिए इनका नाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने थॉमस एडिसन नहीं बोला है। थॉमस एडिसन जो कान से बहरे थे, जिन्होंने बल्ब का खोज निकाला था, वो नहीं है, ये दूसरे है, ये दूसरे है, थॉमस एडिसन है। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। और ये रहे आपके थॉमस एडिसन। ये पता है किसके जैसे दिख रहे हैं भाई साहब? आपने एक्समैन देखा? एक्समैन वुल्वरिन हॉलीवुड का मूवी है। जैसे ऐसे ऐसे पंजे करेंगे ना, यहां से भाई साहब चाकू निकलते हैं, ठीक है, माने कि उसको किसी और हथियार की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर लोगे तो भाई साहब आदमी कट जाता है। या चाकू निकलने वाला जो होता है ना, वुल्वरिन जिसे बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको अगर याद आ रहा है तो बोल देना भाई साहब। ये उनके जैसे ही दिख रहे हैं ना, जैसे वैसी दाढ़ी वाड़ी है, बाल थोड़े से कम है, बस हो गया, बाकी तो चीजें वैसे के वैसी है। देखा होगा, ये है आपके थॉमस एडिसन। अभी याद रहेगा वुल्वरिन। बहुत बड़ा। जिन जिन लोगों को पता है वुल्वरिन के बारे में, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे और इनको याद रखेंगे कि वो थॉमस एडिसन थे, जिनको हम क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के पप्पा बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, पता है सभी को। तो चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। तो इसी तरह से ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। शायद कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, आगे होगी, ठीक है, जब कभी होगा, शायद 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो मैं जा रहा हूं उधर, ठीक है। तो आप पढ़ाई करेंगे डेली, दानिश सर की क्लास डेली रहती है 5 से 6 बजे तक, उनको ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से क्लास ए पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।